हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? अच्छे, बढ़िया, ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। तो आज है हमारे पास 29 ऑफ नवंबर एंड 2024 साल चल रहा है हमारा। एंड चैप्टर जो है 8 हम पढ़ रहे थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के पेज नंबर 91 पर जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमने कल कंप्लीट कर लिए और अब उसके आगे जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, हम उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है मोमेंटम। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट द मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, quantity of motion contained in an object, contained in an object। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसकी मोशन है, उस मोशन की बेसिकली क्वांटिटी क्या है वो कहलाती है उसका मोमेंटम। जो भी मोशन है उसका बॉडी का दूसरी बॉडी पर क्या इफेक्ट जा रहा है वो कहलाता है उस बॉडी का मोमेंटम। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, अगर हम वो देखें, सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम का जो हमारे पास सिंबल है दैट इज द स्मॉल पी से इसको डिनोट किया जाता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसके ऊपर वेक्टर साइन भी लगाते हैं। तो मोमेंटम हमारे पास क्या था? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो ये मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है मोमेंटम। अब वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर साइन है एंड मोमेंटम के ऊपर भी वेक्टर साइन है। इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन सेम है जो भी डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। ठीक है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैविंग सेम डायरेक्शन as velocity and having same direction as velocity। एंड अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें, इसके यूनिट्स के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। इसके ऐसा यूनिट्स हैं हमारे पास, मास के किलोग्राम, उसके बाद क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड। सो ये हैं इसके ऐसा यूनिट्स। तो इसी को एक दो एग्जांपल से हम समझते हैं कि मोमेंटम जो है वो क्या है। मोशन के अंदर जो क्या ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन की क्वांटिटी है वो उसका मोमेंटम कहलाती है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। सपोज मेरे पास ये मार्कर जो है, अगर मैं इस मार्कर को स्ट्राइक करूं इस बोर्ड से, ठीक है, मैंने मार्कर को क्या किया, स्ट्राइक किया बोर्ड से, लेकिन क्या बोर्ड को कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जितनी स्पीड से मैंने मार्कर को स्ट्राइक किया उतनी ही स्पीड से अगर मैं किसी हथौड़े के साथ बोर्ड को स्ट्राइक करूंगी तो क्या होगा? ये जो बोर्ड है ये इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये टूट भी सकता है, डैमेज हो सकता है बेसिकली। तो इस यहाँ से तो डैमेज नहीं हुआ, लेकिन हथौड़े से ये क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो स्पीड तो हम इस दोनों केस में एक हम केस रख लेते हैं मार्कर का और दूसरा केस है हमारा हथौड़े का। फिर हथौड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैमर। ठीक है, ठीक है, मार्कर एंड हैमर। तो सपोज मार्कर का मास तो कुछ ग्राम है, बहुत ही कम, लेकिन हैमर का मास जो है बहुत ज्यादा इन किलोग्राम्स में है। तो ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है और ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर हम इसका मोमेंटम देखें तो वो कुछ आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, दोनों का प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम इसका मोमेंटम देखें तो वो कुछ और आएगा मोमेंटम। ये स्मॉल p ही है, सिंबल स्मॉल p ही रहेगा। वैसे मैंने, चलो इसको p डैश लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास p डैश। p डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल v वेक्टर एंड स्मॉल p इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल m एंड स्मॉल v वेक्टर। तो आप बताइए किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? p डैश का ज्यादा होगा या p ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेम चीज से हम बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम सेम चीज से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो हमारा हैमर है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मोमेंटम ऑफ द मार्कर। तो इसीलिए जो मार्कर का मोमेंटम था वो बहुत ही ज्यादा कम था, बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है बोर्ड पर नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम सेम स्पीड से हैमर अपना चला रहे हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, बिकॉज उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, ड्यू टू दैट कि उसका जो है वो मास बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ओके।
तो इसमें आप एक और एग्जांपल भी देख सकते हो। सपोज कि एक दीवार है, ठीक है, और दीवार के साथ दो चीजें आकर टकरा रही हैं, दो सेम दीवार है, एक दीवार ए एंड एक दीवार बी। एक दीवार ए के पास सपोज कि आकर टकराई कार, और दूसरी दीवार बी उसके पास आकर टकराया हमारे पास ट्रक। अब ट्रक का मास ज्यादा होता है एंड कार का मास कम है। सपोज कि वो दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही हैं, कार एंड ट्रक सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो किस वाली दीवार में ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं, जिसमें कार आकर टकराएगी या जिसमें ट्रक आकर टकराएगा? एनी गेसेस? एक दीवार वॉल है सपोज ए और एक वॉल है सपोज बी, और इसमें आकर आ रही है कार जिसका मास कम है, और इसमें टकरा रहा है ट्रक जिसका मास कैपिटल एम है, और स्पीड दोनों की सेम है, इसकी भी स्पीड v है, इसकी भी स्पीड v है, सेम स्पीड से दोनों चीजें चल रही हैं। लेकिन जहां पर वॉल बी पर ट्रक टकरा रहा है वहां पर डैमेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वॉल ए जहां पर कार टकरा रही है। अगेन द सेम थिंग, बिकॉज इसका मोमेंटम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मोमेंटम ऑफ द कार। ठीक, तो इसमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। जो गोली होती है, बुलेट होती है, छोटी सी गोली, अब गोली का जो भार है वो कितना कम होता है, कुछ ग्राम होता है, ठीक है, बहुत कुछ ग्राम। तो अगर उसी गोली को आप हाथ से पकड़कर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से ट्राई करो तो क्या वो ऑब्जेक्ट इंजर्ड होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वो ही बुलेट जो है, सेम बुलेट, हाथ से स्ट्राइक ना करो, एक गन की हेल्प से स्ट्राइक करो, तो क्या वो ऑब्जेक्ट को इंजरी होगी? डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस केस में क्या रहा था कि मास जो दोनों केसेस में सेम रहा था। जब हमने हैंड से स्ट्राइक किया तब भी सेम बुलेट थी, मास सेम था। जब हमने गन से स्ट्राइक किया तब भी बुलेट तो सेम थी, उसका मास सेम था। लेकिन जब हमने हैंड से स्ट्राइक किया तो उस बुलेट की वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा कम थी एज कंपेयर टू दैट ऑफ गन। लेकिन जब हमने गन से स्ट्राइक करेंगे तो ऑब्वियसली गोली दिखती भी नहीं होती भी कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा थी। तो इसका मतलब कि इस केस में गन से निकली हुई बुलेट का मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाथ से निकली हुई बुलेट का मोमेंटम से। तो ये है हमारा ये जो टॉपिक था मोमेंटम, कि गन के जो इसमें क्या आएगा कि गन वाले के केस में मोमेंटम जो है ज्यादा होगा। तो बेसिकली मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर इन दोनों में मास एंड वेलोसिटी के कंबाइन इफेक्ट से ही हमारे पास जो है वो मोमेंटम आता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास आएंगे न्यूटन्स के लॉज हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन आज डिस्कस कर ही लेते हैं, कल से फिर सेकंड लॉ की स्टार्ट करेंगे। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? आपको पता है जी, आपको पता है, क्योंकि इस चैप्टर में आपने पहले ये मैं स्टेटमेंट बोलने वाली हूँ वो आपने सुनी होगी, अच्छे से समझी होगी। हमने ये देखा है पीछे कि जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, अपने आप अपनी पोजीशन चेंज करता नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, अपने आप चेंज नहीं होता। तो यही जो डेफिनेशन है वो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि नेचर में अगर हम देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। जब भी उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गई तभी वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। अगर बाहर से उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर वो मोशन पर है तो वो मोशन में ही रहेगा। तो यही था हमारा, क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। यही हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया जो हमने पढ़ा था यही था। सो ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन एंड इनर्शिया की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। सो इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया।
अगेन आई रिपीट कि जो भी बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी, जो भी बॉडी मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि ना तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है ना वो अपनी स्पीड चेंज कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ठीक है, कब तक, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लग जाए। ठीक है, तो ऐसे ही बस नेचर के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें, और आप भी अच्छे से रिवाइज कीजिए इस चीज को, एंड कल फिर हम न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। थैंक्स।